गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। सो टुडे इज 15th ऑफ मार्च। स्टार्ट करते हैं कल से लेकर अभी तक की जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स आ रखी है उसके एनालिसिस, डिस्कशन और रिवीजन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इलेक्शन का टाइम चल रहा है और बहुत सारे डेवलपमेंट्स निकल के आ रहे हैं इलेक्शन के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, आज फिर कुछ न्यूज आई है तो डील करेंगे उसको भी। पहले जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो आप बताइए। ये 4 स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखे हैं, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? गलत कथन। ठीक है, विचार कीजिए और चूज कीजिए कि इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इट इज रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सीईसी दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका टेन्योर, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। क्या इनका ये टेन्योर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बताइए। बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही है इलेक्शन कमिश्नर को लेके। अभी हाल ही में कल ही पैनल ने सजेस्ट किया 2 नाम, अभी प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो बताइए, हो सकता है अभी तक मिल भी गया हो। क्या ये स्टेटमेंट सही है? 6 years एंड 65 एज, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। आपसे क्या पूछा जाएगा? इनकरेक्ट। तो ये तो नहीं होगा आपका आंसर, ये स्टेटमेंट सही है। और याद रखना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर होता है 6 साल, वो 6 साल तक के रहते हैं एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, चलो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आर्टिकल 270 जो है वो डील करता है प्रोविजन विद रिगार्ड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कैसा है? 270 कल ही पढ़ा था, 270 को लेके, अनुच्छेद 270 को लेके कल हमने पढ़ा था। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बट हमने कल क्या पढ़ा था कि आर्टिकल 270 जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये कहता है कि जो भी टैक्सेस है वो लिवाइड किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा सेंटर के द्वारा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। आर्टिकल 270। और यहाँ पे तो उल्टी बात कह रही है, यहाँ पे कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा आर्टिकल डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके? बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाबू, आर्टिकल 324। ये इस तरह के जो आर्टिकल है ना, जैसे ABCD याद होता है ना, वैसे याद रखना है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 और 270 किसको लेके है कि जो टैक्सेस होते हैं, जो कर होते हैं, वो लिवाइड किए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं सेंटर द्वारा और कलेक्ट किया जाता है सेंटर द्वारा, बट डिस्ट्रीब्यूट होता है अमॉन्ग द सेंटर एंड द स्टेट। राज्य और केंद्र के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट कलेक्ट किया जाता है, इम्पोज किया जाता है सेंटर के द्वारा। आर्टिकल 270, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, आपको आपका आंसर मिल गया। जी हाँ, ये होगा बी। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या ही फायदा इन सबको पढ़ने का? क्वेश्चन सही हो गया ना, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हम क्वेश्चन सही करने नहीं आए, यहाँ हम पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे आगे। चलो आगे क्या कह रहा है? तारकुंडे कमिटी है, इन्होंने रिकमेंड किया था कि इलेक्शन कमीशन को एक 3 मेंबर बॉडी होना चाहिए। पहले इलेक्शन कमीशन जो था वो सिर्फ एक अकेले काम करते थे, फिर 1989 में 2 और मेंबर्स आ गए। तो तारकुंडे कमेटी ने ऐसा कहा, ऐसा रिकमेंड किया कि ये जो है इलेक्शन कमीशन, ये 3 मेंबर बॉडी होनी चाहिए। क्या ये सही है, गलत है? ऑब्वियसली सही है। याद रखना है तारकुंडे कमेटी को लेके क्या 3 मेंबर बॉडी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, चलो उसके बाद फिर लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सीईसी जो है वो अपने ऑफिस से रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करते हैं, क्या सेम प्रोसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव करने का होता है? पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बताइए। बिल्कुल सही है, ये हमें पता है। कैसे रिमूव होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस? स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, पास बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। चलो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वैसे ही रिमूव होते हैं, 2/3 इनको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों हाउस से। और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर कैसे रिमूव होते हैं? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वो चाहे कभी भी रिजाइन दे सकते हैं, बट उनका रिमूवल होता है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चलो ठीक है। तो आर्टिकल 324 इज रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 270 इज रिगार्डिंग दैट द सेंटर the taxes are levied and imposed by the center while distributed between the center and the state. आर्टिकल 270। चलो क्या बात है? पिछले साल की बात है, 2023 की मार्च के टाइम की। एक केस आया था अनुरूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो सिलेक्शन कमेटी होती है, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो कैसे अपॉइंट होते हैं? बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। और ये जो सिलेक्शन कमेटी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 मार्च में कहा था इस केस के अंडर में कि इसमें होंगे CGI खुद, प्राइम मिनिस्टर और
लोकसभा के जो अपोजिशन मेंबर है वो, लीडर ऑफ अपोजिशन, 3 मेंबर बॉडी कहा, किस केस में कहा, अनुरूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये केस, अगर मेंस के एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है और आप ये केस मेंशन कर देते हो ना, बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। ओके, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि ऑन द एडवाइस टेंडर बाय दिस कमेटी, जिसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, सीजीआई, और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उनके जो लीडर होंगे वो, ठीक है, लोकसभा, और द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, बिल्कुल याद रहेगा। अनुरूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केएम जोसेफ थे जस्टिस, केएम जोसेफ थे उस टाइम में, अब रिटायर कर चुके हैं, याद नहीं रखना है, केस याद रखना है, अनुरूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं करवाना, बहुत बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। 50% जितना भी कंटेंट है अभी हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, कुछ कुछ नई बातें हैं, जैसे ये केस अनुरूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, सीजीआई रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी में। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने आई, गवर्नमेंट ने क्या कहा, सीजीआई को रिमूव कर दिया, सीजीआई को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और फिर उसके जगह पे क्या डाल दिया, कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिया, और वो जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो कौन नॉमिनेट करेगा, वो खुद प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। मतलब एक तो 3 मेंबर बॉडी थी, पहले कितना बढ़िया था, एक सीजीआई थे, ठीक है ना, एक पीएम थे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी था, बहुत ही फेयर वोटिंग होता है ना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहता, डेमोक्रेसी वैल्यू को करता ये। बट पार्लियामेंट ने क्या किया, सीजीआई को रिमूव करके खुद के ही आदमी को ले आया, तो ये तो 2:1 का हो गया ना। अब लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ भी कर लेगा, मेजॉरिटी तो हमेशा उनकी ही रहनी है। तो इसी बात को लेके अभी केस फाइल हुआ है और अर्जेंट हियरिंग होने वाली है, आज होगी इसकी हियरिंग। किसने किया है, जो हमेशा करते हैं, बहुत प्यारे से अच्छे से इंसान है, ये ना रहे तो पता नहीं हमारा क्या होगा, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इन्हीं की केस चल रही थी, इन्हीं की प्ली चल रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके भी, और फिर ये आए हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, हम भी करते हैं ना, एडीआर, एनालिसिस, डिस्कशन और रिवीजन, ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो इन्होंने चैलेंज किया है, जो लॉ लाया था, जो एक्ट लाया था दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट ने, जिसमें सीजीआई को रिमूव करके कैबिनेट मिनिस्टर लाया, तो उसको इन्होंने चैलेंज किया है और कहा है कि पार्लियामेंट को क्या मिल रहा है, यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। तो इसी को लेके आपने सारी कहानी पढ़ी, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, कौन सा एक्ट लाया था, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट 2023, ठीक है, याद रहेगा, बहुत अच्छे से याद रहेगा, बहुत ईजी था। इतनी ईजी चीजें होती है ना, फिर भी हम गलत करके आ जाते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो मैंने बताया पैनल जो थी अभी, उन्होंने रिकमेंड किया है 2 बॉडी, आज इलेक्शन, आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है, कल आ गया था नाम इलेक्शन कमिश्नर का, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये दोनों नए इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं हमारे। किसने रिकमेंड किया, 3 मेंबर बॉडी थे, जिसमें अधीर रंजन चौधरी जी थे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे, और हमारे मोदी जी थे। इस पैनल ने इन दोनों का नाम रिकमेंड किया और ये बन गए हमारे इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ऐसी पहली कंट्री वर्ल्ड की जिसने लॉ लाया है, अभी पास किया है, टू रेगुलेट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए, बहुत ही जरूरत है इसकी। डीप फेक वीडियोस वगैरह आते रहते हैं, आप ही देखते हैं कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, उनको लेके कितने सारे वीडियोस आते हैं, उनकी आवाज रहती है, गाना वो गा रहे होते हैं, हालांकि उन्होंने गाना भी नहीं गाया है, ये सही नहीं है। उनका पोजीशन प्राइम मिनिस्टर का है, इस तरह की वीडियो लाना ठीक है, एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी मुझे नहीं सही लगता, हो सकती है सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय हो। फिलहाल एआई को कंट्रोल करने के लिए विश्व की पहली ऐसी संस्था जिसने लॉ पास किया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सी होंगी, बताइए, जल्दी बताइए। ये क्या है, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने लाया है और ये बन गए हैं वर्ल्ड के पहले ऐसी कंट्री जिसने अप्रूव किया है एआई लॉ, ठीक है। बहुत सारे स्क्रूटनाइजेशन करेंगे, जो भी एआई रिलेटेड एप्स होती है या सॉफ्टवेयर होता है उनका, कौन, यूरोपियन यूनियन, इनके पार्लियामेंट ने पास कर दिया इस तरह का लॉ। और ये जितनी भी प्राइवेसी और जितनी भी रिस्क एसोसिएटेड है एआई से, हर चीज को देखेंगी और परखेंगी। कल लॉ पास हुआ है, आज पढ़ेंगे अच्छे से, फिर कल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बातें निकल के आई है, जो भी रेलेवेंट होगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन, क्या पढ़ा था, इथोपिया, एडिस अबाबा में इनकी 37th समिट हुई थी, बहुत सारी बातें निकल के आई थी। सबसे पहली बात, इन्होंने फॉर्म किया अफ्रीकन क्लब, कल पढ़ा था हमने, बहुत अच्छे से जाना था। और
और क्या पढ़ा था हमने, बैन किया डंकीज के स्किन को ट्रेड के, डंकी की जो स्किन होती है इनके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, ये एक्सपोर्ट होकर चाइना जा रही थी और भारी जनसंख्या में गिरावट आ रही थी किसकी, डंकी की स्किन की। चलो ठीक है। उसके बाद एक हमने पढ़ा था याओंडे डिक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या था याओंडे डिक्लेरेशन, इसमें क्या था 11 अफ्रीकन कंट्रीज ने साइन किया है रिगार्डिंग कि वो कम कर सके मलेरियल डेथ्स को। ये जो अफ्रीका कंटिनेंट है यहाँ पे मलेरिया का प्रकोप बहुत ज्यादा है, तो इस कंटिनेंट के 11 कंट्रीज ने साइन किया है याओंडे डिक्लेरेशन, ठीक है। क्यों, ताकि मलेरिया से होने वाली डेथ को कम कर सके, एलिमिनेट कर सके, तो याओंडे डिक्लेरेशन। चलो अफ्रीका से रिलेटेड, अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट्स हमने पढ़ ली, रिवीजन कर लिया। यूरोपियन यूनियन AI लॉ ला रहा है। उसके बाद फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनकी भी मीटिंग हो रही थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही थी, कहाँ हो रही थी, अबू धाबी UAE में, है ना, पढ़ा था हमने। और वहां पे इन्होंने बनाया वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी, ये फंड बनाया और UAE ऐसा कंट्री बना जिसने पहली बार इस फंड में डोनेट किया। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी अबू धाबी UAE में, और वहां पे बना था वुमेन्स एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी का फंड। चलो ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका MQ-3 9B ड्रोन परचेस किया है हमने। फिर इन्होंने रेड सी में जो हौती रिबेलियंस ने आतंक मचा रखा है उसके खिलाफ क्या स्टार्ट किया था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, पर टाटाफुस हो गया था, बट याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। PM सूरज, हमारे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है ये पोर्टल, किस चीज से रिलेटेड है PM सूरज, बताइए, फंसोगे बहुत लोग। PM सूरज एक राष्ट्रीय पोर्टल है, इनका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये पोर्टल किसके रिगार्डिंग है, क्या हमें ये प्रोवाइड करता है, PM सूरज नाम से क्या लग रहा है, ये सोलर रूफटॉप प्रोवाइड करता होगा, पर ये गलत है, आप मत सोचना ये गलत है, ये नहीं है आंसर, ठीक है। वो था PM सूर्योदय योजना, ठीक है, सोलर रूफटॉप स्कीम नहीं है ये। बताइए PM सूरज किससे रिलेटेड होगा फिर, सूरज रोशनी दे रही है तो हो सकता है LED लाइट से हो, LED लाइट हो सकता है, बट LED लाइट भी नहीं है, बिल्कुल जो नहीं सोचोगे ना वही आंसर होगा। LED लाइट के लिए क्या था, हमने पढ़ा था उजाला, जहां पे हम LED लाइट प्रोवाइड करते हैं डिप्राइव्ड हाउस होल्ड को, उजाला स्कीम। जो PM सूरज है वो है क्रेडिट सपोर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। जितने भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिनको एंटरप्रेन्योर करना है, जिनको स्टार्टअप स्टार्ट करना है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करेगी अंडर प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जन कल्याण नेशनल पोर्टल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नोडल मिनिस्ट्री इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत बार रिवीजन करेंगे आराम से याद हो जाएगा। क्या करेगा, क्रेडिट सपोर्ट करेगा टू द मार्जिनाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, हो गया, चलो ठीक है। LPG सिलेंडर ये बच गया था, ये किसके अंडर में मिलता है, हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, उज्ज्वला स्कीम इसके अंडर में मिलता है, हमें नहीं, जो रूरल हाउस होल्ड है या फिर जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको मिलता है फ्री LPG सिलेंडर का कनेक्शन अंडर उज्ज्वला स्कीम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी फैक्चुअल है। रीवैम्प फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, बताइए। संशोधन फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिक उन्नयन सहायता, ये किस मिनिस्ट्री की है, नाम से ही समझ में आ रहा है, दवा से रिलेटेड है। क्या करेंगे हम दवा को, बिल्कुल जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड की दवा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। जो भी पायरेसी होती है, जो भी मिलावट होती है दवा में, उसको उसकी रोकथाम कर सके। इन सब के रिगार्डिंग ये स्कीम आया है, किस मिनिस्ट्री की है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज़ में, मैंने न्यूज़ में देखा था कि कैंसर से रिलेटेड जितनी भी दवा होती है उनकी भी कालाबाजारी होती है, डुप्लीकेट दवा निकल जाती है। जो 2 लाख में दवा मिलता है वो 1.5 लाख में बेचते हैं और इनका गिरोह है। बताओ कितना गलत होगा, अगर कोई कैंसर का पेशेंट है वो ओरिजिनल दवा ना करके इस तरह का डुप्लीकेट दवा खा रहा है, तो जो भी उनको बीमारी है वो तो और उनको खराब हो जाएगी, उनको और उनका हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी तरह की चीजों से बचने के लिए स्कीम लाई गई है, रिवैम्प फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। ग्लोबल स्टैंडर्ड की जो मेडिसिन है उसको फॉलो करेगा और इंडियन जो मेडिसिन है उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड की मेडिसिन जैसा बनाएगा ये स्कीम। बताइए किस मिनिस्ट्री की होगी, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इन्होंने बनाया है ये स्कीम। क्या करेगा, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी बढ़ाएगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड के जैसा हमारी मेडिसिन को बनाएगा, ठीक है। और
मार्केटिंग प्रैक्टिस को रेगुलेट करेगा, मिसलीडिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज जो होती है, जैसे कोरोनिल दवा आई थी बाबा रामदेव जी की, जिसने कहा था कि हम कोरोना से आपको बिल्कुल निजात पा देंगे, आपको बिल्कुल कोरोना नहीं होगा। तो इस तरह की जो मिसलीडिंग एक्टिविटीज होती है, जो क्लेम होता है, उसको भी इंश्योर करेगा कि ये ना हो। कौन? RPTUAS किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। चलो, अर्थ साइंस को लेके क्या पढ़ा था हमने? किसकी नोडल मिनिस्ट्री है ये? समुद्रयान की। समुद्रयान, इसके अंदर में हमने पढ़ा था मत्स्य 6000 क्या था? ये अंदर जाता है, समंदर के एक्सप्लोरेशन करेगा, 6000 मीटर अंदर जाएगा, डीप सी एक्सप्लोरेशन करेगा अंडर द मिशन। समुद्रयान नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। चलो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम फिर से किसकी थी? बहुत अच्छे से पढ़ा था, उज्ज्वला स्कीम जो आई थी उसी की नोडल मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, है ना। चलो ठीक है। ट्राइबल अफेयर्स को लेके हमने क्या पढ़ा था डेवलपमेंट में? चलो, ट्राइबल अफेयर्स ने कोलैबोरेशन किया है इसरो के साथ टू डिप्लॉय वीसैट इन 80 ट्राइबल विलेजेस, जहां पे ज्योग्राफिकल टेरेन बहुत डिफिकल्ट होता है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके। किसने किया है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने किया है विद इसरो। क्या डिप्लॉय किया है? वीसैट किया है। चलो ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी फैक्चुअल है, पेपर में दिया हुआ था कोने में, इसीलिए निकाल के दे दिया। गल्फ ऑफ ओमान, लोकेशन बेस्ड न्यूज बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी क्वेश्चन जो होते हैं प्रीलिम्स में स्पेशली स्टैटिक क्वेश्चन से कम और इसी तरह से लोकेशन बेस्ड ज्यादा रहते हैं। और अभी तो मतलब रेड सी, सुएज कैनाल, पनामा कैनाल, ये सब तो साउथ चाइना सी, हर चीज हमने डिस्कस कर रखा है। जितनी बार आएंगे उतनी बार डिस्कस करेंगे, भले ही ABCD जैसा याद हो जाए फिर भी हम पढ़ेंगे। तो गल्फ ऑफ ओमान कौन सी कंट्री डू नॉट फॉर्म है? ठीक है, ये डू नॉट फॉर्म है, डू नॉट फॉर्म वाटर विद द गल्फ ऑफ ओमान। बताइए, ओमान की खाड़ी के साथ सीमा नहीं बनाता है इनमें से कौन सी कंट्री? बहुत इजी होगा, हमने कल ही रेड सी के बारे में पढ़ा था। हमने कौन सा क्वेश्चन था कि आपको एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करना था रेड सी के नेबरिंग कंट्रीज में, याद है? बिल्कुल याद होगा। तो हमने जाना था, यहाँ पे यमन रहते हैं, उसके ऊपर सऊदी अरब, फिर इधर आते हैं तो इजिप्ट आता है, सूडान, इरिट्रिया और इधर रेड सी। तो कहाँ यहाँ रेड सी है, इधर रेड सी है, कहाँ इधर गल्फ ऑफ ओमान है, यमन यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा? बहुत आराम से एलिमिनेट कर लेते हैं अगर रेड सी का भी आपको पता रहता तो गल्फ ऑफ ओमान किसको किसको सराउंड करता है? पाकिस्तान, ईरान, UAE और खुद ओमान को भी। ठीक है, ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट दिया है क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि वीडियोस वगैरह में खास करके अगर आप मोबाइल यूजर हो तो नहीं दिखता है, तो आप बताना कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्यों हमने पढ़ा? तो एक्सरसाइज स्टार्ट किया है नेवल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के, किसने? चाइना, ईरान, रशिया ने। ठीक है, चाइना ईरान की बहुत अच्छी दोस्ती बन रही है अभी, बहुत बढ़िया बन रही है। मैंने बहुत बार बताया है कि रेड सी में जो आतंक फैलाया हुआ है किसने बताया हुआ है? हौती रिबेलियंस ने। क्या करते हैं? अटैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न ड्रोन्स। उनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया वेपन है। कहाँ से आए हौती रिबेलियंस के पास? ये तो बिल्कुल लोकल रिबेलियन ग्रुप है, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी इतनी मॉडर्न वेपनरी कहाँ से आ रही है? ईरान से आ रही है। और ईरान के पास कहाँ से आ रही है? कौन बैक कर रहा है इसको? चाइना बैक कर रहा है, और चाइना और रशिया का अच्छा रहा ही है। तो ये तीनों मिलके कर रहे हैं क्या? नेवल ड्रिल। कहाँ? गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक है, चलो ठीक है। इनको गल्फ ऑफ ओमान को गल्फ ऑफ मकरान भी कहते हैं, और अरेबियन सी का ये वेस्टर्न एक्सटेंशन है, मिडिल ईस्ट में है, और ओनली एंट्रेंस टू पर्शियन गल्फ फ्रॉम इंडियन ओशन। कनेक्ट करता है अरेबियन सी विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान, दिख रहा होगा। ठीक, ओमान कर रहा है, ईरान कर रहा है, इधर पाकिस्तान भी कर रहा है, UAE भी कर रहा है, तीनों कर रहा है। अरेबियन सी से गल्फ ऑफ ओमान पर्शियन गल्फ जाता है। तो जो भी बोला ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाबू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो अगर मैप नहीं दिखता है ना यहाँ से, तो आपके पास भी मोबाइल है, मैप है, खोल के देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं भी देखूंगी कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट टाइम से अगर ये दिख जाता है तो इसी तरह की मैप लाने की कोशिश करूंगी, नहीं दिखता है तो कोशिश करूंगी उसका रेजोल्यूशन या फिर जो भी सैचुरेशन बढ़ा के डालने का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इनको ऑर्डिनरी डिग्री ऑफ डॉक्टर सिविल लॉ बाय यूनिवर्सिटी मिला है, किस यूनिवर्सिटी से? ठीक है, हमारी प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू मैम, इनको ऑर्डिनरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ मिला है किस यूनिवर्सिटी, किस कंट्री की यूनिवर्सिटी के द्वारा? क्वेश्चन है, बताइए आंसर। डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है किस यूनिवर्सिटी, किस कंट्री की यूनिवर्सिटी ने किया है?
वहाँ पे वो दौरे पे गई है, उनका नेशनल डे है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट गए हुए हैं वहाँ पे। तो ये किया है मॉरिशस ने, ठीक है। मॉरिशस के साथ हमारा रिलेशन काफ़ी बढ़िया है। अभी हमने कुछ दिन पहले क्या पढ़ा था मॉरिशस को लेके, बताइए जल्दी बताइए, तब तक आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। क्या पढ़ा था मॉरिशस को लेके? बहुत अच्छे से पढ़ा था। इंडिया और मॉरिशस के रिलेशन को भी जानना था। अगलेगा आइलैंड याद रखने के लिए, आगालेगा आइलैंड नहीं, अगलगा आइलैंड। तो आग लगा आइलैंड याद करने के लिए, लेकिन है ये अगलगा आइलैंड। क्या किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने? इनॉग्रेट किया था एयर स्ट्रिप को। और हमने बहुत सारे नए नए टर्म्स भी जाने थे। नेकलेस ऑफ डायमंड के बारे में जाना था, जो काउंटर करता है चाइना का पर्ल स्ट्रिंग। चलो ठीक है, अगलेगा आइलैंड किसकी है? मॉरिशस की है। यहाँ पे एयर स्ट्रिप इनॉग्रेट हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, मोदी जी ने किया था। चलो ठीक है। कोलंबिया को लेके हमने क्या पढ़ा है? MOU साइन किया है रिगार्डिंग ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडिया प्रोवाइड करेगा किसको? कोलंबिया को। बांग्लादेश कल ही पढ़ा था हमने, सबरूम जो त्रिपुरा में आता है, वहां से हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे बांग्लादेश की तरफ थ्रू लैंड पोर्ट। कौन सा पोर्ट कनेक्ट करेगा बांग्लादेश के? चिटगांव पोर्ट। लैंड पोर्ट बन रहा है, कल ही पढ़ा था, त्रिपुरा में लैंड पोर्ट बन रहा है जो कनेक्ट करेगा त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट तक, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। लैंड पोर्ट बन रहा है। लैंड पोर्ट क्या होता है? जहां पे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होता है इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम में, वो सारा बहुत ही कन्वीनियंस के साथ हो जाता है। ये जो लैंड पोर्ट है ये पास करेगा थ्रू फेनी रिवर, जो कैसे फेनी रिवर, उसके ऊपर मैत्री ब्रिज है, उसके तरफ से पास करेगा। क्या? चलो ठीक है। सऊदी अरब को लेकर हमने क्या पढ़ा था, बताओ जल्दी, बहुत अच्छे से जाना था। सऊदी अरब के रियाद में क्या हो रहा है? वर्ल्ड डिफेंस शो हुआ था। चलो ठीक है। और क्या पढ़ा था? पहला ऐसा मॉस्क बना है, मस्जिद बना है जो 3D प्रिंटेड है। कहाँ बना? सऊदी अरब में बना। चलो ठीक है, कल ही पढ़ा था। UAE ने कहा था, उनका एम्बिशन था, उनका एस्पिरेशन था कि हम दुनिया की सबसे पहली मस्जिद बनाएंगे, मॉस्क बनाएंगे 3D प्रिंटेड बाय 2025। बट इस एम्बिशन को सऊदी अरब ने हटा दिया और खुद ही ने उन्होंने बना लिया। तो किसने बनाया? सऊदी अरब ने दुनिया की सबसे पहली 3D प्रिंटेड मॉस्क बनाई। बहुत ईजी है, सबने पढ़ा है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भारत शक्ति कहाँ पे हुआ था? भारत शक्ति। हमारे जो तीनों फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, नेवल, एयरफोर्स, तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर जितने भी सिर्फ इंडिजिनस जो भी हमारे वेपन हैं, जो हमारे द्वारा खुद के बनाए हुए मेड इन इंडिया है, उसको शोकेस किया था। और जो आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन है उसको भी दिखाया था, दर्शाया था। कहाँ? भारत शक्ति एक्सरसाइज में। हमारे मोदी साहब भी वहाँ गए थे। कहाँ हुआ था भारत शक्ति एक्सरसाइज? जी हाँ, ये पोखरान राजस्थान में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं दिया है। पोखरान में हुआ था, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे पोखरान में हुआ था। चलो, तो भारत शक्ति पोखरान में हुआ था एक्सरसाइज। ट्राई सर्विस था, तीनों सर्विस जितने भी हैं हमारे इंडियन फोर्स, तीनों सारे डिप्लॉय किए गए थे। सारों ने अपना शोकेस किया था। इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर डिफेंस इक्विपमेंट को शोकेस हुआ था अंडर आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। ठीक है, हमारे मोदी जी ने विटनेस किया था। अंडमान और निकोबार आइलैंड को लेके हमने कल क्या पढ़ा था? और वुमेन मैरीटाइम सर्विलेंस पहली बार हुआ है ये, जहां पे मैरीटाइम सर्विलेंस किया गया था, जिसमें जितनी भी मेंबर्स थी सारी वुमेन थी। कहां हुआ था? अंडमान निकोबार आइलैंड में हुआ था। विशाखापट्टनम मिलन एक्सरसाइज हुआ था। लक्षद्वीप INS जटायु, बहुत अच्छे से पढ़ा था कि क्यों हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस कैरी करता है ये INS जटायु। ठीक है, और पोखरान में क्या हुआ? भारत शक्ति एक्सरसाइज, पोखरान राजस्थान में। चलो, बहुत प्यारी से लगी थी ये मुझे ये आर्टिकल। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने हाइयो डॉल नाम की एक रोबोट बनाई है। ये AI बेस्ड डॉल है जो लोनलीनेस को बीट करेगा और जो डिमेंशिया से पीड़ित बुजुर्ग हैं उनके साथ रहेगा। जो डिमेंशिया होता है जिसमें जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भूल जाते हैं चीज़ों को, तो काफ़ी अकेलापन भी फील करते हैं। उनको कोई एक असिस्टेंस चाहिए 24/7 जो उनको हर कुछ याद दिला रखे। मतलब अगर वो सब कुछ भूल रहे हैं तो हो सकता है वो अपनी मेडिकेशन भी भूल जाए, है ना। तो उनको एक 24/7 कोई पर्सनल असिस्टेंस चाहिए। इसीलिए एक AI बेस्ड रोबोट तैयार किया गया है इस कंट्री की कंपनी के द्वारा, जो उनके साथ हमेशा रहेगा। वो हर एक चीज़ की जानकारी रखेगा जो भी एडल्ट है उनके रिगार्डिंग। तो किस कंट्री ने किया है ये डॉल?
हमने एआई को लेके बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लिया है, हमने जाना है, मैंने बताया था कि मेंस के एग्जाम में बहुत अच्छे से एआई पूछा जा सकता है और हम पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और इस तरह का जब एग्जाम्पल आता है तो हम उसको एआई के पॉजिटिव इम्प्लीकेशन में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। किसको? किसके? एआई के पॉजिटिव इम्प्लीकेशन को। किस कंट्री ने ऐसा रोबोट, ऐसा डॉल बनाया है बताइए? ये बनाया है साउथ कोरिया की कंपनी ने। साउथ कोरिया की कंपनी ने एआई बेस्ड रोबोट बनाया है जो डिमेंशिया से पीड़ित बुजुर्ग हैं, जो लोनलीनेस फील कर रहे हैं, उनको मॉनिटर करेगा, उनको मेडिकेशन भी प्रोवाइड करवाएगा। 1.5 लाख की रोबोट है ये, ठीक है। 7000 हॉस्पिटल्स में डिप्लॉय किया गया है अभी फिलहाल कोरिया के इस तरह के रोबोट को। चलो, जापान को लेके हमने पढ़ा है, S3 रॉकेट पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले। फिर जाना था कि रिसेशन में जा रहा है, लेकिन क्यों जा रहा था ये भी जाना था, और अब ये रिसेशन को स्किप कर चुके हैं जापान, ठीक है। S3 रॉकेट किनकी थी? जापान की थी। उसके बाद फिर जापान ने नासा के साथ मिलकर क्या बनाया था? लिग्नोसैट, वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट जाक्सा ने नासा के साथ मिलकर बनाया था, लिग्नोसैट। चलो ठीक है। थाईलैंड, MOU साइन किया था इंडिया ने थाईलैंड के साथ। चलो ठीक है। किस लिए साइन किया था? मेडिसिन को लेके, ताकि जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है इंडिया की और थाईलैंड की उसको प्रमोट कर सके। निकारागुआ के साथ भी हमने MOU साइन किया था, बताओ किस लिए? इंडियन फार्माकोपिया जो है उनको रिकॉग्नाइज किया था निकारागुआ ने, और इसके लिए MOU भी साइन किया था। किसने? इंडिया और निकारागुआ ने। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी फैक्चुअल है। एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेट हुआ है हाल ही में। कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां रहेंगी, डाटाबेस रहेगा यहाँ पे मौजूद रहेगा, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सारा इंफॉर्मेशन मिल सके। कहाँ? एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ है बताइए? बहुत इजी होगा, जल्दी बताइए। अर्जुन मुंडा जी ने इनॉग्रेट किया था। ये क्या था? कृषि भवन न्यू दिल्ली में। कहाँ किया था? न्यू दिल्ली में किया था। तो एम्पावर करेगा फार्मर्स को बाय इक्विपिंग देम विद द इंफॉर्मेशन सर्विस फैसिलिटीज यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। किसने किया था? अर्जुन मुंडा जी ने किया था। एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, कृषि भवन न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हैदराबाद, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर हैदराबाद में क्या हुआ? सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का सेंटर हैदराबाद में। चलो ठीक है। गुजरात, कल ही पढ़ा था हमने, रीडेवलप किया गया है और इसको इनॉग्रेट किया। कोचराब आश्रम हमारे मोदी जी ने किया था। कोचराब आश्रम को रीडेवलप जो हुआ है उसका इनॉग्रेशन कहाँ है? गुजरात में है। 1915 के बाद जब हमारे गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए तो उन्होंने जो आश्रम बनाया ये उनका पहला आश्रम था, ठीक है। उत्तर प्रदेश, कानपुर, अडानी फर्स्ट प्राइवेट एम्यूनिशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और न्यू दिल्ली क्या हुआ? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस आईआईटी के साथ कोलैबोरेट करके, चलो आईआईटी बोल दिया तो दो तो हट ही गया, तो किस इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करके, एक स्टार्टअप के साथ कोलैबोरेट किया है टू लॉन्च मिनी स्पेस लैब बाय 2025। माइक्रोग्रेविटी रहेगी यहाँ पे, मिनी स्पेस में माइक्रोग्रेविटी रहेगी और बहुत सारे जो बायो बेस्ड इक्विपमेंट होते हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। लैब कल्चर्स वगैरह हो गया, सेल कल्चर्स वगैरह, हर चीज़ किया जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे माइक्रोग्रेविटी रहेगा। और ये कहाँ रहेगा? मिनी स्पेस लैब बाय 2025। किस इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेट किया है एक स्टार्टअप के साथ इस तरह का बनाने के लिए मिनी स्पेस लैब बाय 2025? बताइए। मैंने बोल दिया आईआईटी ने किया है तो इतना तो एलिमिनेट कर लो, 2 बच रहा है। ये क्या है? आईआईटी मद्रास वालों ने, ठीक है। आईआईटी मद्रास क्या करेंगे? एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैन्युफैक्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या नाम दिया है इस लैब का? एस्ट्रिक्स लैब। इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, बस मेरी क्लास में आ जाना, सुनते रहना, सब याद करवा दूंगी। एस्ट्रिक्स लैब बाय 2025 आईआईटी मद्रास नहीं। चलो ठीक है। कल भी हमने पढ़ा था आईआईटी बेस्ड न्यूज, जल्दी से बताओ। आईआईटी दिल्ली को लेके हमने क्या पढ़ा था कि रूरल मिनिस्ट्री ने
इनके साथ कोलैबोरेशन किया है। मनरेगा के तहत जो भू प्रहार स्कीम है उसके लिए क्या करेंगे, रूरल डेवलपमेंट करेंगे थ्रू टेक्नोलॉजी। चलो ठीक है। आईआईसी बेंगलोर इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डैम कौन बना रहा है, आईआईसी बेंगलोर। किसके साथ मिलकर कर रहा है, ये जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहा है, बिल्कुल। आईएम शिलोंग इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ बन रहा है, आईआईसी बेंगलोर। बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत बार रिवीजन करेंगे, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली, इन्होंने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया और भू प्रहार मनरेगा के तहत में जो आता है उसको उस पर काम करने के लिए ये कोलैबोरेशन हुआ है। ये क्या करेंगे, रूरल डेवलपमेंट करेंगे थ्रू टेक्नोलॉजी। मनरेगा को जो भी काम हो रहे हैं उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा, कौन करवाएगा, आईआईटी दिल्ली और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। चलो हो गया। आईआईसी बेंगलोर कोलैबोरेट किया है किसके साथ, जल शक्ति मंत्रालय के साथ। क्या बनाएंगे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डैम। और आईएम शिलोंग इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ बन रहा है, आईआईसी शिलोंग और आईआईटी मद्रास। चलो ठीक है। मिनी स्पेस लैब बनाएंगे आईआईटी मद्रास वाले, बिल्कुल नहीं रहना, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत बार रिवीजन करेंगे। तो ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।